गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एम हाई क्लासेस 1 में आप सभी का स्वागत है। बेटा आज हम क्लास 7 का जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसका जो एनुअल एग्जाम में जो आपका प्रैक्टिस पेपर है उसको सोल्व करने वाले हैं। इसका जो टाइम होगा आपको 2.5 आवर्स मिलेगा, यानी 2.5 घंटे, और मैक्सिमम जो मार्क्स होंगे इसके 60 मार्क्स होंगे। तो पेपर को किस प्रकार अटेम्प्ट करना है, किस प्रकार क्वेश्चंस का आंसर देना है, वो आज हम उसको ढंग से भी समझेंगे। और जो आपके प्रैक्टिस पेपर में या सैंपल पेपर में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनको हम सोल्व भी करेंगे। तो पेपर सोल्व करने से पहले कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं आपके लिए, सामान्य निर्देश, जैसे कि दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस। आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा उसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। सेक्शन ए जो रीडिंग सेक्शन है 14 मार्क्स का होगा। सेक्शन बी जो है वो राइटिंग पोर्शन है जो 12 मार्क्स का है। सेक्शन सी जो है वो ग्रामर है जो 14 मार्क्स की होगी। और सेक्शन डी लिटरेचर यानी आपकी जो बुक्स हैं उनसे आएगा, वो आपका 20 मार्क्स का होगा। ऑल द क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको करने अनिवार्य हैं। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, और प्रत्येक क्वेश्चन के सामने आपको उसके जितने भी अंक निर्धारित होंगे वो दिखेंगे। अटेम्प्ट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस फॉर ईच पार्ट, और प्रत्येक पार्ट के लिए कुछ विशेष निर्देश भी दिए गए हैं, उनको पढ़कर ही आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। रीड द क्वेश्चंस केयरफुली बिफोर आंसरिंग, और जब आप उत्तर दे ही रहे हो तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद हम अपना क्वेश्चन पेपर है उसको स्टार्ट करते हैं। आपका जो सेक्शन ए है रीडिंग पोर्शन है, कौन सा है? रीडिंग पोर्शन, जो आपका 14 मार्क्स का होगा। इसमें आपको 2 मेन क्वेश्चन मिलेंगे, 2 पैसेज मिलेंगे जिनको रीड करके आपको उनके आंसर्स देने हैं। प्रत्येक जो पैसेज है वो 7 नंबर का होगा। इसके बाद इसके अलग अलग क्वेश्चंस होंगे इसी पैसेज के आधारित, फिर आपको उनका उत्तर देना है। तो फर्स्ट जो आपका पैसेज है, द वर्ल्ड ऑफ पेंगुइन्स, पेंगुइन्स जो होती हैं उनका संसार। तो पेंगुइन्स आर फैसिनेटिंग बर्ड्स, जो पेंगुइन्स हैं वो क्या है? आकर्षक पक्षी हैं, और ऐसे पक्षी हैं जो कभी उड़ नहीं सकते। नॉर्मली हम सुनते हैं कि पक्षी उड़ते हैं, लेकिन पेंगुइन्स हैं वो एक ऐसी पक्षी हैं जो उड़ नहीं सकते। दैट लिव मोस्टली इन द साउथर्न हेमिस्फेयर, मोस्टली या अधिकांशतः कहाँ पे मिलते हैं? आपका जो दक्षिणी गोलार्ध है, और स्पेशली इन अंटार्कटिका, कि विशेषकर अंटार्कटिका में, और ज्यादातर ये दक्षिणी गोलार्ध में पाए जाते हैं। अनलाइक मोस्ट बर्ड्स पेंगुइन्स कैन नॉट फ्लाई, ये जो बाकी पक्षी है उनकी भांति पेंगुइन्स है वो उड़ नहीं सकते। इंस्टेड, इसके बजाय, दे आर एक्सीलेंट स्विमर्स, वो क्या है? उत्कृष्ट तैराक हैं, यानी ये तैरना जानते हैं। यूजिंग देयर स्ट्रॉन्ग फ्लिपर्स टू मूव स्विफ्टली थ्रू द वाटर, कि पानी में तेजी से दौड़ने के लिए ये अपने जो मजबूत फ्लिपर्स हैं उनका प्रयोग करते हैं। देयर ब्लैक एंड व्हाइट बॉडीज हेल्प देम ब्लेंड इनटू देयर सराउंडिंग्स, ब्लेंड यानी घुलना मिलना, कि उनका काला और जो सफेद शरीर है वो उन्हें अपने वातावरण में घुलने की मदद करता है। ए नेचुरल फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रेडेटर्स, कि जो शिकारी हैं उन शिकारियों से बचने का एक क्या है? प्राकृतिक तरीका है। एक प्राकृतिक रूप है इनका, व्हाइट और ब्लैक जो कलर है दोनों का मिक्सर, जिससे ये जो भी शिकारी है उनसे अपने आप की सुरक्षा कर सकते हैं। देयर आर अबाउट 18 डिफरेंट स्पीसीज ऑफ पेंगुइन्स, कि पूरे संसार में लगभग पेंगुइन्स की कितनी प्रजातियां हैं? 18 प्रजातियां हैं। द लार्जेस्ट ऑफ देम इज द एम्परर पेंगुइन, और जो इनमें सबसे बड़ा है वो क्या है? जो सम्राट पेंगुइन है वो सबसे बड़ा पेंगुइन है। विच कैन ग्रो अप टू 4 फीट टॉल, जिसकी लंबाई कितनी हो सकती है? लगभग 4 फीट तक हो सकती है। वाइल द स्मॉलेस्ट इज द लिटिल ब्लू पेंगुइन, और जो सबसे छोटा पेंगुइन है उसका नाम है लिटिल ब्लू पेंगुइन। जस्ट अबाउट ए फुट टॉल, जिसकी लंबाई केवल 1 फुट तक होती है। पेंगुइन्स स्पेंड ऑलमोस्ट हाफ देयर लिव्स इन द ओशन,
कि पेंगुइन्स जो है वो अपना लगभग आधा समय जो है वो समुद्र में बिताते हैं, हंटिंग फॉर फिश, क्रील एंड स्क्वेड। किसका शिकार करते हुए? जो मछलियां हैं, क्रील है और स्क्वेड है, उनका शिकार करते हुए वो अपने जीवन का आधा समय लगभग समुद्र में बिता देते हैं। दे लिव इन लार्ज कॉलोनीज कॉल्ड रूकरीज। ये नाम आपको ध्यान रखना है कि वो कोई बड़ी कॉलोनियां हैं जिनको क्या कहा जाता है? रूकरीज कहा जाता है, वहां पे रहते हैं। वेयर थाउजेंड्स ऑफ पेंगुइन्स गैदर ड्यूरिंग देयर ब्रीडिंग सीजन। और अपना जो प्रजनन ऋतु है, ब्रीडिंग प्रजनन जो ऋतु है, उस दौरान वो वहां पर हजारों की संख्या में इकट्ठा होते हैं। बोथ पेरेंट्स शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोटेक्टिंग द एग्स। वे माता पिता दोनों हैं, वो किसका उत्तरदायित्व निभाते हैं कि जो एग्स और फीडिंग द चिक्स, चिक्स हैं जो चूजे होते हैं, उन चूजों को फीडिंग खाना खिलाना और अंडों की देखभाल करने का काम दोनों पेरेंट्स का होता है, यानी मदर पेंगुइन का और फादर पेंगुइन का। पेंगुइन्स आर आल्सो नोन फॉर देयर फ्रेंडली एंड प्लेफुल बिहेवियर। वे जो पेंगुइन्स होते हैं वो अपने, आप कह सकते हो, फ्रेंडली और प्लेफुल, ये अपना जो चंचल स्वभाव है और मिलनसार जो स्वभाव है, फ्रेंडली यानी मिलनसार, प्लेफुल चंचल, अपने चंचल स्वभाव और मिलनसार स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। हाउएवर, हालांकि क्लाइमेट चेंज एंड मेल्टिंग आइस, ये जो पर्यावरण परिवर्तन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन और बर्फ का जो पिघलना है, आर थ्रेटनिंग देयर नेचुरल हैबिटेट्स, वो उनका जो प्राकृतिक आवास है उनके लिए खतरा है। भी जो उनके प्राकृतिक आवास हैं उनको खतरा हो रहा है। प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट, भी अपने पर्यावरण की सुरक्षा जो है इज इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण है। ये हमारे पर्यावरण की जो सुरक्षा है वो महत्वपूर्ण इसलिए है टू इंश्योर, इंश्योर मीन्स सुनिश्चित करना, दैट दीज वंडरफुल क्रिएचर्स कंटिन्यू टू थ्राइव इन द वाइल्ड, कि ये जो अद्भुत जीव है, वंडरफुल जानवर है, प्राणी है, वो क्या कर सके कि इस जंगल में, भैया जंगल तो कह सकते हैं, अपने प्राकृतिक आवास में फल फूल सके, फलना फूलना। उसके लिए हमें क्या है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखना महत्वपूर्ण है। अब पैसेज आपने रीड कर लिया गया है। इस पैसेज के अनुसार नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आपको क्या करने हैं, समझना है और उनका उत्तर देना है। तो बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अबव पैसेज आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इस पैसेज को समझकर आपने जो भी पढ़ा है उसके आधार पर कुछ क्वेश्चंस के उत्तर देने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अब आपका 1 नंबर का होगा कि पेंगुइन्स आर मोस्टली फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये पेंगुइन्स है वो संसार के कौन से हिस्से में पाए जाते हैं? तो साउथर्न हेमिस्फेयर, कि जो आपका दक्षिणी गोलार्ध था, वहीं पे सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो भी आपका 1 नंबर का है कि विच फीचर हेल्प पेंगुइन स्विम एफिशिएंटली, कि कौन सी विशेषता जो है वो पेंगुइन्स को प्रभावी रूप से तैरने में मदद करती है? तो देयर स्ट्रॉन्ग फ्लिपर्स, यानी उनके मजबूत जो फ्लिपर्स हैं पर, वो उनकी मदद करते हैं ताकि वो आसानी से तैर सके। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी आपका 1 नंबर का आएगा कि द एम्परर पेंगुइन इज अबाउट टॉल, कितने लंबाई थी सम्राट पेंगुइन की? तो 4 फीट, लगभग 4 फीट। क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी आपका 1 नंबर का होगा कि द वर्ड रूकरीज इन द पैसेज रेफर्स टू, ये जो शब्द आया था रूकरीज, वो किसके लिए आया था? तो लार्ज ग्रुप्स ऑफ पेंगुइन्स लिविंग टुगेदर, कि ऐसा स्थान जहां पर पेंगुइन्स है वो एक साथ रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, आपको ट्रू या फॉल्स में से बताना है। ये भी आपका 1 नंबर का होगा। तो क्वेश्चन है पेंगुइन्स कैन फ्लाई शॉर्ट डिस्टेंसेस बट कैन नॉट स्विम, कि पेंगुइन्स है वो कुछ दूरी तक तो उड़ सकते हैं लेकिन तैर नहीं सकते। तो ये आपका फॉल्स है, क्योंकि पेंगुइन्स है वो उड़ नहीं सकते, केवल तैर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, वो आपका
2 मार्क्स का आएगा, यानी 2 नंबर का होगा कि मेंशन 2 मेन थ्रेट्स फेस्ड बाय पेंगुइन्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट, कि अपने प्राकृतिक आवास में पेंगुइन्स को कौन सी 2 धमकियां कह सकते हो या मुसीबत हैं, कठिनाई है, उनका सामना कर रहे हैं। बेटा आया था आपका नंबर 1 तो क्लाइमेट चेंज, और नंबर 2 आया था मेल्टिंग आइस, मेल्टिंग आइस। एक तो बर्फ का पिघलना और जलवायु परिवर्तन है, 2 थ्रेट्स हैं जो पेंगुइन्स अपने नेचुरल हैबिटेट से सामना कर रहे हैं। तो बेटा फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपका 7 मार्क्स का है, जिसमें आपको 6 क्वेश्चंस मिलेंगे। क्वेश्चन कितने आएंगे आपके 6। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका क्या है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो, एक पैसेज आएगा उसको पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है। तो सेकंड पैसेज है द एफिल टावर ए सिंबल ऑफ फ्रांस, किसके बारे में, एफिल टावर के, जो फ्रांस का प्रतीक है। कि द एफिल टावर लोकेटेड इन पेरिस फ्रांस, ये एफिल टावर जो कहाँ स्थित है, पेरिस में यानी फ्रांस में। इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस लैंडमार्क्स इन द वर्ल्ड, वो संसार में जो फेमस लैंडमार्क्स हैं, प्रसिद्ध जो स्थल है उनमें से एक है। इट वॉज बिल्ट बाय इंजीनियर गुस्ताव एफिल, इसका निर्माण किसने किया था, जो इंजीनियर थे गुस्ताव एफिल, उन्होंने इसका निर्माण किया था। एंड ओपन टू द पब्लिक इन 1889, और जनता के लिए इसको कब खोला गया था, 1889 में, एज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड्स फेयर। ये जो संसार मेला है उसके भाग के रूप में इसको 1889 में जनता के लिए खोला गया था। एट दैट टाइम, और उस समय, इट वॉज द टॉलेस्ट स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड, कि ये संसार की सबसे लंबी संरचना थी। टॉलेस्ट स्ट्रक्चर मीन्स लंबी संरचना, यानी जिस समय ये बनी थी उस टाइम की सबसे लंबी संरचना थी। स्टैंडिंग एट 324 मीटर्स इंक्लूडिंग इट्स एंटीना, यानी इसकी लंबाई कितनी थी, इसके एंटीना के समेत लगभग 324 मीटर थी। द टावर इज मेड ऑफ रोट आयरन, ये पूरा का पूरा टावर है या ये जो बिल्डिंग है किससे बनी थी, लोहे की बनी हुई थी। एंड वेट अराउंड 10,000 टन्स, और इसमें लगभग कितना वजन था लोहे में, लगभग 10,000 टन। इट टुक ओवर 2 years and 2 months टू कंप्लीट, इसको पूरा होने में लगभग 2 साल 2 महीने लगे। एंड अबाउट 18,000 आयरन पार्ट्स वर यूज्ड इन इट्स कंस्ट्रक्शन, और इसके निर्माण में लगभग 18,000 पुर्जे जो हैं लोहे के, उनको प्रयोग में लिया गया। अराउंड 300 वर्कर्स हेल्प बिल्ड द टावर, और लगभग 300 वर्कर्स थे, उन्होंने इसको बनाने में सहायता की। विच वॉज कंसिडर्ड ए ग्रेट इंजीनियरिंग अचीवमेंट ऑफ इट्स टाइम, जो अपने समय की सबसे बड़ी एक इंजीनियर की उपलब्धि थी। अचीवमेंट, उपलब्धि भी अपने समय की तो थी क्योंकि उस टाइम की सबसे लंबी बिल्डिंग थी। टुडे द एफिल टावर अट्रैक्ट्स मोर देन 7 मिलियन विजिटर्स ईच ईयर, और आज की अगर हम बात करें तो जो एफिल टावर है लगभग 70 लाख, 7 मिलियन 70 लाख विजिटर्स हैं, पर्यटक उनको अपनी ओर आकर्षित करता है। मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड मोन्यूमेंट्स स्मारक इन द वर्ल्ड, कि इसको संसार में सबसे ज्यादा विजिट करने वाला स्मारक बनाता है। इट हैज 3 लेवल्स, इसके 3 स्तर हैं। विजिटर्स कैन टेक एलिवेटर्स, विजिटर्स जो है पर्यटक है वो या तो क्या कर सकते हैं, लिफ्ट का प्रयोग कर सकते हैं, और क्लिम द स्टेयर्स, या सीढ़ियों का प्रयोग करके टू रीच द टॉप, जो इसके शिखर पर पहुंच सकते हैं। इसके शिखर पर पहुंचने के लिए लोग सीढ़ियों का यूज भी कर सकते हैं, लिफ्ट का यूज भी कर सकते हैं। एंड एंजॉय ए ब्रेथ टेकिंग व्यू ऑफ पेरिस, और पेरिस का एक शानदार दृश्य है वो देख सकते हैं। इंटरेस्टिंगली, सबसे रुचिकर बात यह है कि द टावर वॉज नॉट लव्ड बाई एवरीवन, इस टावर को सभी के द्वारा पसंद नहीं किया गया था। व्हेन इट वॉज फर्स्ट बिल्ट, कि जब इसको पहली बार बनाया गया था तो सभी लोगों को ये पसंद नहीं आया था। मैनी पेरिसियंस थॉट इट लुक्ड स्ट्रेंज, ये अधिकांश जो
पेरिस के लोग थे, उन्होंने क्या सोचा कि ये अजीब दिखेगा एंड वांटेड इट रिमूव्ड, वो चाहते थे कि इसको हटा दिया जाए। हाउएवर, हालांकि ओवर टाइम, जैसे जैसे समय बीता, इट बिकेम ए बिलव्ड नेशनल सिंबल ऑफ फ्रांस, ये फ्रांस का एक प्रिय राष्ट्रीय प्रतीक बन गया एंड एन आइकन ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर एंड इनोवेशन। विकला, आर्किटेक्चर, वास्तुकला और इनोवेशन, नवाचार जो है उसका प्रतीक बन गया। तो बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज, इस पैसेज के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आंसर द क्वेश्चंस गिवन फॉलो। नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके फर्स्ट क्वेश्चन में आए थे, सेम वैसे ही। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है जो आपका 1 मार्क्स का आएगा कि हु डिजाइन एंड बिल्ट द एफिल टावर, ये एफिल टावर को डिजाइन और किसने निर्माण किया था, तो गुस्ताव एफिल। ऑप्शन 1 है वो आपका करेक्ट है। नंबर 2, इन विच ईयर वाज द एफिल टावर ओपन टू द पब्लिक, ये भी आपका 1 मार्क्स का है। तो एफिल टावर का निर्माण कब हुआ, वो तो बाद की बात है, लेकिन कब खुला लोगों के लिए, तो वो था आपका 1889। क्वेश्चन नंबर 3 है, अप्रोक्सीमेटली हाउ टॉल इज द एफिल टावर इंक्लूडिंग इट्स एंटीना, एंटीना को मिलाकर एफिल टावर जो है वो लगभग कितना ऊंचा है, इसकी लंबाई कितनी है, तो 324 मीटर्स, 324 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी आपका 1 मार्क्स का आएगा कि व्हाट डज द न्यूमेरिकल डाटा इन द पैसेज मेनली डिस्क्राइब, ये जो सांख्यिक डेटा है इस पैसेज में वो मुख्यतः किसका वर्णन करता है, तो द कंस्ट्रक्शन टाइम, इसके निर्माण का समय, हाइट और विजिटर स्टैटिस्टिक्स, इनका वो वर्णन करता है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी आपका 1 नंबर का है कि द एफिल टावर अट्रैक्ट्स ओवर विजिटर्स ईच ईयर, कि प्रत्येक साल कितने आगंतुक जो है पर्यटक उनको आकर्षित करता है, तो 7 मिलियन, यानी कि 70 लाख, 70 लाख पर्यटक उनको आकर्षित करता है। नेक्स्ट अब आपका जो 6 नंबर क्वेश्चन है वो आपका 2 मार्क्स का आएगा कि वाई इज द एफिल टावर कंसिडर्ड ए सिंबल ऑफ फ्रांस, कि एफिल टावर है उसको फ्रांस का प्रतीक क्यों माना गया है। तो इट बिकेम ए बिलव्ड नेशनल सिंबल ऑफ फ्रांस, ये जो फ्रांस है उसका एक प्रिय राष्ट्रीय प्रतीक बन गया एंड एन आइकन ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर एंड इनोवेशन ओवर टाइम, और समय के साथ साथ ये कला, वास्तुकला और जो नवाचार है उसका भी प्रतीक बन गया। बेटा ये था आपका सेकेंड क्वेश्चन जो 7 मार्क्स का ही रहेगा, और क्वेश्चंस आपको इसमें कितने अटेम्प्ट करने हैं, 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। 5 क्वेश्चंस आपके 1 मार्क्स के होंगे और लास्ट वाला क्वेश्चन है वो कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का होगा। उसके बाद सेक्शन बी जो है वो आपका राइटिंग पोर्शन है जो कितने मार्क्स का आएगा, 12 मार्क्स का, यानी क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपके राइटिंग पोर्शन के हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कौन सा होगा कि यूजिंग द फॉलोइंग हिंट्स, नीचे कुछ हिंट्स दिए गए हैं उनका यूज करके राइट ए कंप्लीट स्टोरी राइटिंग इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स, आपको क्या लिखनी है, एक कहानी लिखनी है 100 से 120 शब्दों में। गिव इट ए सुटेबल टाइटल और मोरल, वैसे क्या आपको शिक्षा मिलती है और इसका टाइटल क्या है, शीर्षक क्या है, वो भी आपको साथ में लिखना है। इसके अथवा में आपको दूसरा क्वेश्चन मिलेगा, वो भी आपका क्या है, एक स्टोरी राइटिंग का ही है। यूजिंग द फॉलोइंग प्रॉम्प्ट राइट ए कंप्लीट स्टोरी इन अबाउट 100 to 20 वर्ड्स। आपको दोनों में से जो इजी लगता है वो आपको अटेम्प्ट करना है, यानी जो स्टोरी आपको लिखनी है, कहानी आपको जो लिखनी है, वो आपको जो भी इजी लगे आप उसको लिख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन होगा ये आपका 6 नंबर का होगा, यानी दोनों में से कोई भी एक करना है और वो आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन है उसका आंसर हम देखते हैं। तो स्टोरी का जो टाइटल होगा वो क्या है, द लेजी बॉय। तो वंस देयर वाज ए लेजी बॉय नेम्ड रोहन,
अगर लेजी बॉय आप नहीं करते हो तो जो टाइटल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, द चेंज, यानी परिवर्तन। तो वंस देयर वाज ए लेजी बॉय नेम्ड रोहन, कि एक बार रोहन नाम का एक आलसी लड़का था, हु नेवर स्टडीड, जो कभी पढ़ता नहीं था। ड्यू टू हिज लेजीनेस, ये अपने आलसीपन के कारण, ही फेल्ड इन हिज एग्जाम्स, वो अपने एग्जाम्स में असफल हो गया। ही फेल्ट वेरी सैड एंड डिसाइडेड टू चेंज हिज वेज, वे उसने बहुत ही दुख महसूस किया और अपने तरीकों को बदलने का उसने निश्चय कर लिया। एंड वर्क हार्ड, उसने कठिन मेहनत की। ही मेड ए टाइम टेबल, सबसे पहले तो उसने एक समय सारणी बनाई, एंड फॉलोड इट स्ट्रिक्टली एवरी डे, और कठोरता से इसका प्रतिदिन पालन किया। स्लोली, धीरे धीरे, हिज परफॉर्मेंस इम्प्रूव्ड, वे उसकी जो परफॉर्मेंस है उसमें सुधार हुआ। ही स्टार्टेड स्कोरिंग वेल इन हिज टेस्ट, उन्होंने अपने टेस्ट में अच्छा स्कोर करना शुरू कर दिया। एंड अल्टीमेटली बिकम ए कॉन्फिडेंट एंड सक्सेसफुल स्टूडेंट, और आखिरकार वो एक आत्मविश्वासी और सफल छात्र बन गए। ही लर्न दैट हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, वो ये भी सीख गया कि जो कठिन परिश्रम है वो ही सफलता की कुंजी है। तो बेटा ये थी आपकी स्टोरी। इसका जो मोरल है कि हार्ड वर्क ब्रिंग सक्सेस, कठिन परिश्रम है वो सफलता लाता है। आप ये स्टोरी भी कर सकते हो। इसके अथवा में जो आपको सेकेंड स्टोरी मिली थी वो भी देखते हैं। तो सेकेंड जो स्टोरी है उसका जो टाइटल होगा वो क्या होगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो वाइल वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल, कि स्कूल से घर जाते समय, ए गर्ल नेम्ड माया फाउंड ए लॉस्ट वॉलेट ऑन द रोड, एक लड़की थी जिसका नाम था माया, उसने एक खोया हुआ पर्स है वो सड़क पे मिला। शी पिक्ड इट अप, इसने उसको उठाया, एंड सो इट हैड मनी एंड एन एड्रेस इनसाइड, उसने देखा कि उसके अंदर कुछ पैसा है और एड्रेस भी है, पता भी है। शी वंडर्ड व्हाट टू डू नेक्स्ट, इसको आश्चर्य हुआ कि अब आगे क्या किया जाए। तो हर कंसाइंस टोल्ड हर टू रिटर्न इट, उसकी जो अंतरात्मा है उसने उसको कहा कि इसको लौटा दिया जाए। सी वेंट टू द एड्रेस, उसके बाद वो उस पते पे गई, मेट द ओनर, मालिक से मिली, एंड रिटर्न द वॉलेट, और उसने वो जो वॉलेट था, पर्स था, वो लौटा दिया। द ओनर वॉज वेरी हैप्पी, ये पर्स का मालिक है वो बहुत ही खुश हुआ। थैंक्ड हर, धन्यवाद भी दिया उसको। और माया फेल्ट गुड अबाउट बीइंग ऑनेस्ट, और ईमानदार होकर माया ने बहुत ही अच्छा महसूस किया। तो अपनी जो कहानी का मोरल है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी जो है एक अच्छी नीति है। ये दो स्टोरी मैंने आपको बताई है, दोनों में से आपको क्या करना है, एक करनी है, दोनों में से कोई भी एक करनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता है कि राइट ए पैराग्राफ। वही थर्ड नंबर जो था वो एक स्टोरी राइटिंग थी, क्वेश्चन नंबर 4 है वो एक पैराग्राफ राइटिंग का आएगा। एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स विद द हिंट्स गिवन बिलो, वे नीचे कुछ आपको हिंट्स भी दिए गए हैं, इन हिंट्स का यूज करके भी आप क्या कर सकते हो, अपना जो पैराग्राफ का टॉपिक है वो लिख सकते हो। तो फर्स्ट वाला है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीनिनेस, स्वच्छता का महत्व है। इसमें आपको कुछ हिंट दिए गए हैं, जैसे मीनिंग ऑफ क्लीनिनेस, बेनिफिट्स, इससे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, डिसिप्लिन मिलता है, गुड हैबिट्स आपको आती है। वेज टू कीप सराउंडिंग्स क्लीन, आप अपने आसपास के एरिया को कैसे स्वच्छ रखते हो। एक छात्र का रोल क्या होता है इसमें, मेंटेनिंग क्लीनिनेस, स्वच्छता को बनाए रखने में। और वाई क्लीनिनेस इज इम्पोर्टेंट फॉर सोसाइटी, समाज जो है उस समाज के लिए स्वच्छता क्यों महत्वपूर्ण है। इन हिंट का यूज करके आप एक पैराग्राफ लिख सकते हो। यहाँ भी आपको चॉइस मिलेगी, यानी अथवा में आपको मिलेगा क्वेश्चन, इन दोनों में से भी आपको क्या करना है, एक करना है, दोनों से एक करना है। 6 नंबर का आपका क्वेश्चन होगा। इसके अथवा में है आवर स्कूल गार्डन, कि हमारे स्कूल में जो गार्डन है वो, उसके बारे में आपको लिखना है। हिंट्स भी दिए गए हैं कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द गार्डन, कि प्लांट्स हैं, फ्लावर्स हैं, ट्रीज हैं। हु मेंटेन्स इट, इसको कौन मेंटेन करता है, स्टूडेंट्स करते हैं, गार्डनर्स या टीचर्स। एक्टिविटीज डन देयर, विच एड्स ब्यूटी एंड फ्रेशनेस टू स्कूल। तो ये सारी जो चीजें हैं इनको ऐड करके
आपको क्या लिखना है, पैरा लिखना है, यानी एक पैराग्राफ लिखना है। यहाँ पे हम दोनों पैराग्राफ को कर रहे हैं, जो आपको इजी लगे आप वो कर सकते हैं। कि इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीनिनेस, यानी स्वच्छता का महत्व है। तो क्लीनिनेस मीन्स कीपिंग आवर सेल्वेज एंड आवर सराउंडिंग्स नीट एंड टीडी। ये जो स्वच्छता है, उस स्वच्छता का क्या मतलब है कि खुद को, आवर सेल्वेज यानी खुद को और अपने आसपास का जो क्षेत्र है उसको साफ सुथरा रखना। It has many benefits like good health, discipline and developing good habits. इसके हमें कई लाभ हैं, जैसे कि अच्छा स्वास्थ्य, अनुशासन और कुछ अच्छी आदतों का हमारे अंदर विकास हो सकता है। We can keep our surroundings clean by not littering. भी हम बिना गंदगी फैलाए अपने आसपास का क्षेत्र है उसको साफ सुथरा रख सकते हैं। यूजिंग डस्टबिन्स, और या फिर कुछ भी कचरा है उसको आप डस्टबिन में डालकर अपना जो आसपास का एरिया है उसको स्वच्छ रख सकते हैं। स्टूडेंट्स कैन प्ले मेजर रोल बाय ऑर्गेनाइजिंग क्लीनिनेस ड्राइव्स, और कुछ स्वच्छता अभियान चलाकर छात्र भी है वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। क्लीनिनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सोसाइटी टू प्रिवेंट डिजीज एंड लिव इन ए हेल्थी एनवायरनमेंट। भी जो बीमारियां हैं उन बीमारियों से बचने के लिए और एक स्वच्छ पर्यावरण में रहने के लिए स्वच्छता जो है वो एक समाज के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो ये आपका फर्स्ट पैरा है, या तो आप इसको लिख सकते हैं इसके अथवा में आपका जो सेकंड पैरा है उसको और देखते हैं। सेकंड है आपका अवर स्कूल गार्डन। ये हमारे स्कूल में जो गार्डन है उसके बारे में लिखना था आपको कि अवर स्कूल गार्डन हैज ए ब्यूटीफुल गार्डन विद मैनी कलरफुल प्लांट्स, फ्लावर्स एंड ट्रीज। कि हमारे जो स्कूल में तो बहुत ही सुंदर बगीचा है, सुंदर बगीचा है। उस बगीचे में आपको बहुत सारे रंगीन पौधे, फूल और पेड़ मिलेंगे। इट इज मेंटेन बाय स्टूडेंट्स, गार्डनर्स एंड टीचर्स। इसके जो मेंटेन है वो कौन करता है, स्टूडेंट्स भी करते हैं, यानी छात्र भी, टीचर्स भी, और जो माली है वो भी करते हैं। और नेचर क्लब ओपन मीट्स देयर। ये हमारे स्कूल का जो नेचर क्लब है वो लगभग वहीं पे रहता है। वी आल्सो एंजॉय रीडिंग एंड प्लेइंग क्वाइट गेम्स इन द गार्डन। उस गार्डन में हम जो छोटे मोटे खेल हैं या पढ़ना है उसका आनंद लेते हैं। इट एड्स ब्यूटी एंड फ्रेशनेस टू अवर स्कूल एनवायरनमेंट। और बगीचा जो है वो हमारे स्कूल का जो वातावरण है उसमें ताजगी और सुंदरता बढ़ाता है। आई एंजॉय स्पेंडिंग टाइम देयर बिकॉज इट इज पीसफुल एंड रिलैक्सिंग। मुझे वहां पर समय बिताना अच्छा लगता है क्योंकि ये शांत और आरामदायक है। या फिर आप इस पैरा को लिख सकते हैं, दोनों में से जो आपको इजी लगे उस पैरा को आप लिख सकते हैं। उसके बाद सेक्शन जो है वो आपका ग्रामर पोर्शन होगा जो 14 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 5 जो आएगा कि चूज द करेक्ट आंसर द गिवन ऑप्शन एनी फोर। क्या आपको हर क्वेश्चन के साथ साथ आपको ये पूछा जाएगा कि आपको करना क्या है। आपको 5 में से कोई भी 4 क्वेश्चन करने हैं, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1-1 नंबर का, इन टोटल हो गए आपके 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि रिपोर्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है। क्वेश्चन है द बॉय सेड आई विल फिनिश माय होमवर्क नाउ। तो जब आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब को भी चेंज करना पड़ता है, लेकिन कब, जब उसके साथ ऑब्जेक्ट हो। तो यहाँ अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपको जैसा का वैसा रहेगा। द बॉय सेड आई विल फिनिश माई होमवर्क नाउ। तो आई जो है वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो ही विल आपका पास्ट में वुड, फिनिश्ड, माई भी बॉय के हिसाब से पजेसिव फॉर्म है तो हिज, और नाउ कन्वर्ट हो जाएगा देन में। इन्वर्टेड कोमा को हटा के आपको दैट का यूज करना है। तो ये जिसमें आपको दिख रहा है तो ऑप्शन बी जो है आपका द बॉय सेड दैट ही वुड फिनिश हिज होमवर्क देन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि रिपोर्ट द फॉलोइंग। शी सेड डू यू नो द आंसर। तो इसका जो आंसर होगा, क्वेश्चन है तो आस्क्ड में कन्वर्ट होगा शी आस्क्ड इफ आई न्यू द आंसर। डू आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो पास्ट सिंपल में कन्वर्ट होगा
वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो न्यू आ जाएगी। तो बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि रिपोर्ट द फॉलोइंग रीता सेड टू हर मदर। अब यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में आपका सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन आ रहा है आपको, तो ये जो है आपका सेड टू जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, आस्क्ड में कन्वर्ट होगा। आर प्रेजेंट टेंस आ रहा है, पास्ट में चेंज हो जाएगा। तो रीता आस्क्ड हर मदर वेयर ही इज लिव आएगा, या रीता आस्क्ड हर मदर वेयर शी वाज गोइंग। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि आइडेंटिफाई द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। ये सही पंक्चुएशन मार्क्स कहाँ लगा है उस सेंटेंस को आपको बताना है। तो फर्स्ट ही ऑप्शन है कि माय ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली इज कमिंग होम टुमारो। ये आपका सही पंक्चुएशन वाला सेंटेंस है। क्वेश्चन नंबर 5 है चूज द सेंटेंस विद करेक्ट पंक्चुएशन। तो अब देखोगे लास्ट में इसमें पंक्चुएशन मार्क्स हैं, जैसे फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कोमा, आपका एक्सक्लेमेशन मार्क्स और वो। तो इसमें जो सी वाला ऑप्शन है कि व्हाट ए ब्यूटीफुल व्यू इट इज, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ये आपका सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी है आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इसमें भी आपको कोई भी 4 क्वेश्चन करने हैं 5 में से, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, इन टोटल हो गए आपके 4 मार्क्स। फर्स्ट क्वेश्चन है सी हैज फ्रेंड्स इन द न्यू स्कूल। तो फ्रेंड्स है काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल नाउन अगर हो तो किसका यूज होगा, मैनी का। उसके बाद सेकंड दिस बुक इज देन दैट वन। तो कंपैरेटिव डिग्री की बात हो रही है, तो हैवियर। सी ही रोड द क्लोथ्स फॉर द पार्टी। तो सुपरलेटिव डिग्री द की बात होगी तो साथ में सुपरलेटिव आएगी, तो ब्राइटेस्ट। 4 है देयर इज मिल्क लेफ्ट इन द जग। तो अनकाउंटेबल नाउन है आपकी मिल्क, तो सम आ जाएगा। 5th है दिस रोड इज टू अवर हाउस। तो पॉजिटिव डिग्री आएगी, क्योंकि ना तो कंपैरिजन की बात है ना सुपरलेटिव, तो क्लोज आ जाएगा कि दिस रोड इज क्लोज टू अवर हाउस। इन 5 में से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि मैच द रूट वर्ड्स इन कॉलम ए विद द करेक्ट प्रीफिक्स फ्रॉम कॉलम बी टू द फॉर्म अपोजिट वर्ड्स। कोई भी 3 आपको करने हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 नंबर का, यानी टोटल 3 मार्क्स का। कॉलम ए में आपको रूट वर्ड्स मिलेगा, कॉलम बी में आपको प्रीफिक्स ऐड करना है, और वो प्रीफिक्स ऐड करना है जिससे ऐड करने से जो वर्ड है उसका अपोजिट उसमें बन जाए। तो पॉसिबल का क्या बन जाएगा, इम्पॉसिबल, हैप्पी का अनहैप्पी, करेक्ट का डिसकरेक्ट, लीगल का यहां इन ना होके क्या है इल, तो क्या बन जाएगा इलीगल बन जाएगा। इन चारों में से आपको कोई भी 3 करने हैं, तीनों 1-1 नंबर के हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेंटेंस एज असर्टिव, क्वेश्चन यानी इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, रिक्वेस्ट, कमांड। नीचे आपको कुछ सेंटेंस मिलेंगे, वो आपको ये बताना है कि वो जो आपका सेंटेंस है वो किस टाइप का है। आपको कोई भी 3 करने हैं, 1-1 नंबर का होगा, इन टोटल होंगे 3 मार्क्स। तो सबसे पहले जब आप बात करोगे तो पहला ही क्वेश्चन है कि प्लीज क्लोज द विंडो। तो कौन सा सेंटेंस आपका, रिक्वेस्ट का। डिड यू फिनिश योर प्रोजेक्ट, क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो इंटेरोगेटिव। यानी केवल आपको देखना है लगभग, तो जहां क्वेश्चन वाला निशान मिल जाए क्वेश्चन मार्क का, तो वो आपका सेंटेंस कैसा होगा, इंटेरोगेटिव होगा। ये आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क्स है, व्हाट ए फैंटास्टिक परफॉर्मेंस दैट वाज। तो जहां एक्सक्लेमेशन मार्क्स मिल जाए तो वो क्या आ जाएगा आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस।
अब यहाँ द सन राइजेज इन द ईस्ट सिंपल सेंटेंस है, और सिंपल का मतलब है आपका असर्टिव सेंटेंस। बेटा केवल इतना ही ध्यान रखना है, जहां प्लीज या काइंडली आए वो रिक्वेस्ट को शो करते हैं, क्वेश्चन का आपको पता लग ही जाएगा, यानी इंटेरोगेटिव हो गया, एक्सक्लेमेटिव मार्क्स का पता ही है आपको, और जहां कुछ भी रिक्वेस्ट कमांड एक्सक्लेमेटिव या इंटेरोगेशन ना हो वो आपका असर्टिव में आ जाएगा। तो बेटा ये थी आपकी ग्रामर जो आपकी 14 मार्क्स की है, क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक। ये आपका ग्रामर का भाग होगा, प्रत्येक क्वेश्चन है उसके आगे उसके अंक भी निर्धारित हैं, वो भी मैंने आपको बताया है, और कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी बताया है। उसके बाद सेक्शन डी आता है आपका लिटरेचर पोर्शन, यानी आपके बुक से आएगा, जो कितने मार्क्स का होगा, टोटल 20 मार्क्स का। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका कि रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये आपको एक गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ना है, और उसके बाद नीचे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, कोई भी 4 क्वेश्चनों के उत्तर देने हैं, प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर का है, यानी टोटल हो गया आपके 4 मार्क्स। तो अवर विजिट टू द नेशनल वार मेमोरियल बिगेन विद अवर टीचर। हमारी जो टीचर थी, जब उन्होंने एक्सप्लेनिंग ये बताया कि दैट इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस, वे हमने जो यात्रा की थी राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नेशनल वॉर मेमोरियल कहाँ से शुरू होती है, कि जब हमारी जो टीचर है उसने हमें ये बताया कि युद्ध जो स्वतंत्रता है उसके बाद भी इंडिया हैज हैड टू फाइट मैनी वॉर्स टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ, कि भारत जो है उसको अपने आप की सुरक्षा के लिए, एंड द फ्रीडम एंड सिक्योरिटी वी एंजॉय टुडे, जो स्वतंत्रता और सुरक्षा जिसका हम आज के समय आनंद ले रहे हैं, इज बिकॉज ऑफ द मैनी ब्रेव मैन एंड वुमेन। वो किसके कारण थी, उन बहादुर व्यक्ति यानी पुरुष और महिलाओं के कारण, हु हैव सर्व इन द इंडियन आर्म फोर्सेज ओवर डिकेड्स, जो दशकों से भारतीय सशस्त्र जो फोर्स है सेना है उसमें अपनी सेवा दे रहे हैं। सैडली दुख की बात यह है कि सी सैड उन्होंने ये भी बताया कि वॉर ऑलवेज टेक्स इट्स टोल, युद्ध है वो अपनी कीमत लेता है, एंड देयरफॉर इसीलिए मैनी ब्रेव सोल्जर्स हैव हैड टू सैक्रिफाइस देयर लिव्स फॉर द कंट्री आफ्टर आवर इंडिपेंडेंस इन 1947। कि 1947 में जब हमें स्वतंत्रता मिली हमारे देश को, उसके बाद भी बहुत से लोग थे बहादुर सैनिक जिन्हें अपने जीवन का बलिदान देना पड़ा। दिस इज व्हाट मेक्स मोन्यूमेंट्स लाइक द नेशनल वॉर मेमोरियल एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। यही कारण है कि जो स्मारक हैं, मोन्यूमेंट्स है यानी स्मारक, कौन से स्मारक, जो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक हैं उनकी तरह वो उनको अत्यधिक महत्वपूर्ण बनाते हैं, सो दैट वी शुड नेवर फॉरगेट द कॉस्ट ऑफ फ्रीडम, ताकि हमें क्या नहीं होना चाहिए कि स्वतंत्रता की जो कीमत है उन्हें कभी भूलना नहीं चाहिए। वी आर अवेयर ऑलवेज ऑफ द पेन एंड हॉरर्स ऑफ वार। ये हम सभी को पता है कि जो युद्ध है उसकी दुख और उसका जो डर है, हॉरर्स है वो, उनको दर्द को सबको पता है। वी लर्न दैट ईच ब्रिक ऑफ द मेमोरियल इज कॉल्ड ए टेबलेट। तो हमें पता है कि उस मेमोरियल में जो भी ईंट लगी है उसे क्या कहा जाता है, एक टेबलेट, पट्टिका कहा जाता है, एंड इट बियर्स द नेम्स ऑफ सोल्जर्स हु फॉट फॉर इंडिया, और इनके ऊपर उस शहीद सैनिक का नाम लिखा है जो भारत के लिए जिसने युद्ध किया था, लड़ा था, मेड द सुप्रीम सेक्रीफाइस इन डिफरेंट वॉर्स फ्रॉम 1947 टिल डेथ, कि 1947 से लेकर आज तक जो अलग अलग युद्ध हुए थे उन्होंने उसमें अपना श्रेष्ठ बलिदान दिया था। उन बहादुर सैनिकों के नाम आपको उन पट्टियों में मिलेंगे, इंक्लूडिंग द इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ 1962, कि भारत और चाइना के बीच जो 1962 में संघर्ष हुआ था वो भी हो, या फिर इंडो पाक वॉर्स इन 1965 एंड 1971, या भारत पाकिस्तान का जो युद्ध था 1965 और 1971 में, एंड द कारगिल वॉर इन 1999, या 1999 का जो कारगिल युद्ध हुआ था उसमें भी जिसने सुप्रीम सेक्रीफाइस किया था उनके नाम उस पट्टिका पे मिलेंगे। There are 29,000 tablets on which more than 26,000 names of fallen soldiers have been attached, कि वहां पर लगभग 29,000 पट्टिकाएं हैं
जिनमें से 26,000 से ज्यादा नाम हैं जो उन सैनिकों के हैं जो शहीद हुए थे, उनके लिखे गए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें आपका एक एक नंबर के हैं सारे क्वेश्चन, चारों के चारों। कि द टीचर एक्सप्लेन दैट इंडिया हैड टू फाइट मैनी वॉर्स इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस, कि स्वतंत्रता के बाद भी भारत को कई युद्ध लड़ने पड़े थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि ईच ब्रिक ऑफ द नेशनल वॉर मेमोरियल इज कॉल्ड ए, तो उन्हें प्रत्येक ईंट जो नेशनल वॉर मेमोरियल में लगी है उसको क्या कहा जाता है? टेबलेट। क्वेश्चन नंबर 3 कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ मेनी टेबलेट्स आर प्रेजेंट एट द मेमोरियल, उस मेमोरियल पर कितने टेबलेट्स हैं? तो 29,000 यानी 29,000। क्वेश्चन नंबर 4 है कि द वर्ड सेक्रीफाइस इन द पैसेज मीन्स, भाई इस अपने पैसेज में बलिदान जो शब्द आया उसका क्या मतलब है? तो टू गिव अप समथिंग वैल्यूएबल, ये अपनी कीमती चीज को देना, त्यागना, वही क्या कहलाता है? बलिदान। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आपका स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फॉल्स, सही या गलत आपको बताना है। द नेशनल वॉर मेमोरियल ऑनर सोल्जर्स हु फॉट ओनली इन द कारगिल वॉर, तो फॉल्स है, क्योंकि जितने भी युद्ध हुए थे सभी युद्ध में जिन्होंने अपना सुप्रीम सेक्रीफाइस किया था उन सभी के नाम या सम्मान है वो नेशनल वॉर मेमोरियल पे किया गया है, तो इसमें आपका फॉल्स हो जाएगा। इन 5 में से आपको कोई भी 4 करने हैं। उसके बाद आपका कि रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, एक आपका पद्यांश है अपनी पोइम में से, कोई भी 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, इसमें ध्यान रखना क्वेश्चन है वो 2-2 नंबर के हैं, टोटल हो गए आपके 4 मार्क्स। तो डैंडेलियन whose fuzzy head was golden days ago has turned to airy parachutes that flutter when you blow, इस जो पंक्तियां हैं पोएम की इसके आधार पर नीचे आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तीनों में से कोई भी 2 के आंसर आपको देने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि व्हाई डू यू थिंक द पोइट यूजेस द वर्ड पैराशूट्स टू डिस्क्राइब द डैंडेलियन सीड्स, कवि ने डैंडेलियन सीड्स के लिए पैराशूट शब्द का प्रयोग क्यों किया है? तो द पोइट यूजेस द वर्ड पैराशूट्स बिकॉज द डैंडेलियन सीड्स आर लाइट एंड फ्लोट इन द एयर व्हेन ब्लोन, कि जो डैंडेलियन सीड्स हैं वो हल्के और हवा में तैरने वाले होते हैं जब इनको खिलाया जाता है। सिमिलर टू हाउ ए पैराशूट फ्लोट्स डाउन, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक पैराशूट उड़ता है, उड़ान भरता है, सेम वैसे ही जो डैंडेलियन सीड्स हैं वो हवा में उड़ते हैं और हल्के होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि हाउ द पोइट शोज द पैसेज ऑफ टाइम थ्रू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द डैंडेलियन, तो द पोइट शोज द पैसेज ऑफ टाइम बाय डिस्क्राइबिंग द डैंडेलियन चेंजिंग फ्रॉम ए गोल्डन फ्यूजी हेड टू एरी पैराशूट्स, कि जो डैंडेलियन है वो गोल्डन फ्यूजी हेड से किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एरी पैराशूट में। थर्ड है आपका कि गिव द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स फ्लटर एंड फ्यूजी, 2 शब्द हैं फ्लटर और फ्यूजी, इसका मीनिंग आपको बताना है। तो फ्लटर मीन्स टू फ्लाई और मूव विद क्विक लाइट इरेगुलर मोशन, फ्लाई का मतलब है, फ्लटर का मतलब है उड़ना या एक स्थान से तुरंत जल्दी से चले जाना, हल्का और अनियमित गति से। और फ्यूजी मीन्स कवर्ड विद शॉर्ट सॉफ्ट हेयर्स और फाइबर्स, ये छोटे कोमल जो हेयर्स हैं उनसे ढका हुआ है, फाइबर से ढका हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, डू एनी 4, कि आपको 30 से 40 शब्दों में उत्तर देना है, किससे? जो आपकी बुक से क्वेश्चंस हैं, प्रत्येक क्वेश्चन है वो 3-3 नंबर का है, यानी टोटल हो गए आपके 12 मार्क्स, 12 मार्क्स हो गए, 12 नंबर। इन 5 में से कोई भी आपको 4 करने हैं जो आपको इजी लगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि वाई वर निषाद एंड माया सस्पिशियस अबाउट मिस्टर नाथ सोर्स ऑफ मनी, कि निषाद और माया जो है वो मिस्टर नाथ का जो इनकम का स्रोत था उसके प्रति कुछ संदेहपूर्ण क्यों थे? एक्सपर्ट डिटेक्टिव से आपका लिया गया है। तो निषाद एंड माया वर सस्पिशियस, निषाद और माया थे वो सस्पिशियस थे
बिकॉज मिस्टर नाथ नेवर सीम टू वर्क, वे मिस्टर नाथ है उसको कभी भी काम करता हुआ प्रतीत नहीं होता था। येट ही ऑलवेज हैड मनी फॉर फूड एंड अदर एक्सपेंसेस, यद्यपि उसके पास खाने के लिए और अपने जो अन्य खर्चे थे सबके लिए पैसा होता था। दे थॉट ही माइट बी ए क्रिमिनल हाइडिंग समथिंग, इसीलिए उन्होंने सोचा कि वो क्या है, हो सकता है कोई अपराधी है जो कुछ ना कुछ छुपा रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका कि व्हाट डज द पोएम सजेस्ट अबाउट द हिडन ब्यूटी एंड लाइफ फाउंड इन मेडोज। ये जो चारागाह है उनकी जो पाया जाता है वो चारागाहों के जीवन और छुपी हुई सुंदरता के बारे में जो कविता है वो क्या सुझाव देती है। अपनी जो पोएम है मेडो सरप्राइजेज उससे लिया गया है। तो द पोएम सजेस्ट दैट मेडोज होल्ड मैनी सरप्राइजेज, वे कवि जो कविता है वो ये सुझाव देती है कि जो चारागाह हैं वो बहुत से आश्चर्य हैं, वो अपने अंदर समाये हुए हैं। एंड हिडन ब्यूटी, छुपी हुई सुंदरता भी है। सच एज बटरफ्लाइज, जैसे कि तितलियां, रेबिट्स, खरगोश, एंड वेरियस फ्लावर्स, विभिन्न प्रकार के फूल, विच कैन बी डिस्कवर्ड बाय ए कीन ऑब्जर्वर, जो एक महीन जो ऑब्जर्वर है निरीक्षक उसी के द्वारा डिस्कवर्ड किए जा सकते हैं, खोजे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका कि व्हाई डिड गोपाल्स वाइफ थिंक दैट ही हैड गॉन मैड। गोपाल की पत्नी ने ये क्यों सोचा कि वह पागल हो जाएगी। व्हाट मेड हर रिएक्ट दैट वे, वो उसने उस तरीके से प्रतिक्रिया क्यों की। गोपाल एंड द हिल्सा फिश से लिया गया है कि गोपाल्स वाइफ थॉट ही हैड गॉन मैड बिकॉज, गोपाल की पत्नी ने सोचा कि वह पागल हो जाएगी क्योंकि ही हैड हाफ सेव्ड हिज फेस, गोपाल है उसने अपने फेस को आधा सेव कर रखा था। स्मीयर्ड एस ऑन हिमसेल्फ, अपने ऊपर राख जो है तो राख लगा रखी थी। एंड वाज वीरिंग रेक्स, और चीथड़े वाले कपड़े पहन रखे थे, फटे पुराने और चीथड़े वाले कपड़े उसने पहन रखे थे। दिस स्ट्रेंज अपीयरेंस मेड हर रिएक्ट दैट वे, और इसी विचित्र उपस्थिति ने उसको बनाया कि वो ऐसी प्रतिक्रिया करे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि व्हाट चेंज ओकर्स इन द बॉयज अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्नेक्स बाय द एंड ऑफ द पोएम, जो गार्डन स्नेक से लिया गया है। तो एट द बिगिनिंग, स्टार्टिंग में यानी शुरू में, द बॉय इज अफ्रेड ऑफ स्नेक्स, ये जो लड़का है वो उन स्नेक्स या सांपों से डरता है। और बाय द एंड, लेकिन अंत में, ही अंडरस्टैंड्स दैट द स्मॉल ग्रीन गार्डन स्नेक इज हार्मलेस, ये जो छोटा और हरा जो गार्डन स्नेक है वो क्या है, हानि रहित है। और नॉट डेंजरस, हानिकारक नहीं है। चेंजिंग हिज फियर इनटू एक्सेप्टेंस, जो उसके डर को एक स्वीकारता में परिवर्तित कर देता है। उसके बाद पांचवा आपका क्वेश्चन है कि हाउ इज फायर डिस्क्राइब्ड एज बोथ यूजफुल एंड डेंजरस इन द लेसन, कि पाठ में जो आग है उसको यूजफुल और डेंजरस दोनों तरीके से वर्णित किया गया है। कैसे, तो फायर इज यूजफुल एज ए फ्रेंड फॉर कुकिंग फूड एंड प्रोवाइडिंग वार्मथ, ये दोस्ती के रूप में या दोस्त के रूप में फायर जो है वो किसके लिए लाभदायक है कि हम खाना पका सकते हैं और अपने आप में गर्मी है वो पैदा कर सकते हैं। इट इज डेंजरस एज ए फोए व्हेन इट गोट्स आउट ऑफ कंट्रोल, ये एक दुश्मन के रूप में हानिकारक भी है, लेकिन कब, जब ये नियंत्रण से बाहर हो जाती है। एंड कोजेज डिस्ट्रक्शन टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, और जीवन और जो संपत्ति है जब उसका विनाश का कारण बनती है तो एक दुश्मन की भांति हानिकारक भी है। तो बेटा ये था आपका क्वेश्चन पेपर जो आपका 60 मार्क्स का है। इसमें आपको बता दिया कि आपको इसको किस प्रकार अटेम्प्ट करना है, कैसे क्वेश्चन आएंगे, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, वो सारा बताया गया है। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन हैं आपके वो सारे आपको अटेम्प्ट भी करने हैं। रही बात बाकी पेपर्स की, तो सारे पेपर्स हैं वो आपको आपकी क्लास की जो एनुअल एग्जाम प्ले लिस्ट है उसमें मिल जाएंगे। हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, तो सभी बच्चे हैं उसके अकॉर्डिंग तैयारी करें और अच्छे नंबर है वो प्राप्त करें।